चलिए, तो आगे आते हैं धर्मनिरपेक्षता पर। अब आपने धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा होगा संविधान में कि सेक्युलर शब्द क्या है ना? और किस प्रकार से जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है, वो आपकी जो पश्चिम की अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता सी की उससे भिन्न है। ना ये सब चीज़ें आपने की होंगी प्रिएम्बल से जोड़कर, बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि प्रिएम्बल में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो करेंगे ये कि हम इसको ज़्यादा समय ना देते हुए, ज़्यादा डिटेल में ना देखते हुए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको संविधान में पता है किस प्रकार से अ, इस शब्द की चर्चा है ना? और उस तरफ हम नहीं जाते। हम ये देखते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, इसको पहले हम कंपेयर करते हैं, इस आइडिया को समझने का। अब धर्मनिरपेक्ष है, तो सिंपल सा आइडिया ये है, धर्मनिरपेक्ष मतलब जो धर्म में धर्म के आधार पर जहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा, जो धर्म में नहीं मान रहा। और हम जब धर्मनिरपेक्षता शब्द को देखते हैं, तो ये आपके राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब धर्मनिरपेक्षता आमतौर पर उसको हम सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणाओं के रूप में समझते हैं। और यदि हम देखते हैं, आप पहले पश्चिम की पृष्ठभूमि समझें। देखिए, जो भी हम बात कर रहे हैं वो सारा कंटेंट यहाँ पर है और आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो आप केवल समझ लें, उतना काफ़ी होगा। प्रश्न आपको दिखाऊँगा, प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न पूछे गए हैं और उसका उत्तर भी आपको दे रखा है यहाँ पर। तो देखिए, आप सबसे पहले पश्चिम पश्चिम को आप समझने की कोशिश करें, वेस्ट को। तो वेस्ट में आप देखते हैं कि एक समय पर धर्म है, वो उसकी सबसे अधिक प्रधानता हो गई, जो आपने पहले भी बात की है। जब मैं आपको शायद आइडिया भी दिया होगा मैंने कि जिसे कहते हैं कि अ जो आपका राज्य है, वो भी ईश्वर की देन है। जो आपके राज कर रहे हैं, जो भी आपके राजा हैं, वो भी ईश्वर की देन है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि जो आपका समाज है, अर्थव्यवस्था है, सभी पर अत्यधिक धर्म का प्रभाव है। अब वो प्रभाव बढ़ते-बढ़ते हुआ ये कि जो आपकी राजनीति है, उससे अधिक प्रभाव धर्म का होने लगा। और धर्म में भी हम खास तौर पर देखते हैं पश्चिम में, तो आपको पता है कि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म है। और तो जो ईसाई धर्म है और जो उसके धार्मिक गुरु हैं, जो चर्च है, मान लीजिए चर्च को मान लीजिए, जो उसका धार्मिक संस्थान है, उनका अत्यधिक प्रभाव बढ़ने लगा जीवन के हर पहलू पर। और वो बढ़ने लगा तो हाँ जी, चर्च, आप चर्च लगा लें, आप उसको चर्च लगा लें केवल, तो चर्च का प्रभाव बढ़ने लगा। अब राजनीति तो ऐसे काम नहीं कर सकती, तो उसके लिए धीरे-धीरे जैसे समय बदला, जैसे-जैसे समय परिवर्तन आया, फिर आपको पता है, आपने विश्व के इतिहास में पढ़ा होगा, किस प्रकार से आपका अ, रेनेसाँ फिर आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है। तो धर्म की धीरे-धीरे प्रधानता घट रही है और साथ ही साथ जो नए राज्य बने, उनने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिंपल ये हुआ कि जो राज्य हैं, वो धर्म के मामलों में, और जो धर्म है, वो राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका धर्म का सबसे ऊंचा संस्थान चर्च, और ये जो आपका राज्य है यानी स्टेट, इनके बीच में एक दीवार यानी एक वॉल ऑफ सेपरेशन बना दी। अब ये वॉल ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है कि ना तो जो राज्य है वो धर्म के मामलों में कोई भी हस्तक्षेप करेगा, और ना धर्म राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करेगा। दोनों अपना अपना काम करेंगे। जो धर्म का काम है वो धर्म करे, जो राज्य का काम है वो राज्य करे, और दो एक दूसरे के में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें। तो आइडिया आया कि इन दोनों को बिल्कुल अलग कर दें। तो ये जो आपकी अवधारणा है, ये नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि आप दो चीजों को अलग कर रहे हैं, नेगेटिव अप्रोच है। अब इस अप्रोच में यदि आप देखें, तो अब जो स्टेट है, जो राज्य है, उसको आपके धर्म से कोई मतलब नहीं है। राज्य का ना तो कोई अपना धर्म है, राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं है। जैसे आपने देखा ना, कुछ स्टेट्स हैं, कुछ राज्य हैं विश्व में, जिनने कोई अपना एक धर्म अपनाया है ना? क्योंकि बहुत सारे आपके धर्मनिरपेक्ष राज्य भी हैं, ज़्यादातर राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं, पर अभी भी बहुत सारे राज्य हैं जिनने कोई अपना धर्म अपना रखा है। हाँ, इंडिया का नहीं है, इंडिया तो धर्मनिरपेक्ष है, इंडिया का नहीं है, ठीक है। अरब कंट्रीज़ हैं कुछ, हाँ जी, आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं। तो इस अवधारणा में आप देख रहे हैं कि राज्य का ना तो कोई अपना धर्म है,
और ना राज्य को ये फ़र्क पड़ता कि आपका क्या धर्म है। और यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं नागरिकता का, उसमें आपको ये ठीक रूप से प्रदर्शित होगा कि जो वेस्ट का नागरिकता का हम आइडिया देखेंगे। अब हालाँकि ये ध्यान रखिए कि अब चेंज हो रही हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, परिवर्तन सब में आ रहे हैं। तो जो नागरिकता का आइडिया है आपके उसका, तो स्टेट के लिए, राज्य के लिए हर व्यक्ति केवल एक नागरिक है, केवल एक नागरिक है, उनकी केवल और केवल एक आइडेंटिटी है, वो है सिटिज़न होने की या नागरिक होने की। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस धर्म से आप हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस वर्ग से आप हैं। आपकी केवल और केवल एक नागरिक होने की आइडेंटिटी, नागरिक होने की पहचान है, जिसको हम कहते हैं एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है आपकी, राजनैतिक पहचान है ये आपकी नागरिकता की। अब सोचकर देखें कि धर्म है, धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी कुरीतियाँ हो सकती हैं, पर राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर आप पब्लिक में हैं, जो आपका धर्म है, वो आपका एक निजी मामला है। आप अपने प्राइवेट में अपने धर्म का कैसे भी पालन करें, कोई आपको मना नहीं कर रहा, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। पर जैसे ही आप पब्लिक में आए या फिर जैसे ही आप राज्य के सामने आए, आपके धर्म का कोई मतलब नहीं है। राज्य को नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका क्या धर्म है। तो ये हुई आपकी जो वेस्टर्न या पश्चिमी अवधारणा है, जिसको हमने कहा नकारात्मक अवधारणा। अब आते हैं भारत की ओर। इसीलिए कहते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता ना होकर पंथ निरपेक्षता है। पर आप उन शब्दों के जाल में ना फँसें। आप केवल इतना समझें कि जो भारत में ये अवधारणा है, क्योंकि अंग्रेज़ी में तो यही सेक्युलरिज़्म है दोनों। भारत में जो अवधारणा है, भारत की अवधारणा देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो वेस्ट है, पश्चिम है, यहाँ पर ये पॉसिबल किस लिए हुआ? क्योंकि पश्चिम में आपको पता है कि एक ही आपका मूल रूप से वहाँ पर धर्म है, बाकी जो धर्म है बाद में आ रहे हैं। मूल रूप से एक ही धर्म है और ये आसान है। अगर धार्मिक स्तर पर देखें तो एकरूपता है। अब लेकिन जब हम भारत में आते हैं तो आपको पता है कि भारत में तो बहुत सारे धर्म हैं, कुछ बहुसंख्यक, कुछ अल्पसंख्यक। तो क्या आप ये वॉल ऑफ सेपरेशन सबके साथ बना सकते हैं? नहीं, आवश्यकता भी नहीं है। तो भारत क्या करता है? भारत को यदि देखें तो भारत ने बहुत सारे धर्म हैं। भारत सभी धर्मों के साथ समान दूरी बनाकर रखता है। अब इस समान दूरी का मतलब क्या है? अब एक तो ये है कि आपकी जो धार्मिक पहचान है, वो खत्म नहीं हुई। आपकी धार्मिक पहचान बिल्कुल राज्य मानता है। राज्य ने अभी भी अपना कोई धर्म नहीं बना के रखा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य धर्मनिरपेक्ष है। राज्य को नहीं फ़र्क पड़ता कि उसका क्या मतलब राज्य का कोई अपना धर्म ही नहीं है। दूसरा क्या है कि राज्य हर धर्म के साथ समान दूरी बनाकर रखता है। मतलब क्या है कि हर धर्म को सम्मान देता है और हर धर्म की रक्षा करता है। सभी के साथ समान। अब इसकी ज़रूरत क्या थी? अब इसकी ज़रूरत इसलिए है, आपको पता है कि अ, अल्पसंख्यक धर्म भी है ना? कुछ धर्म ऐसे भी हैं, जहाँ बहुत कम लोग हैं। अब ऐसे में अगर राज्य धर्म को लेकर बिल्कुल मुँह फेर ले, तो उसमें क्या होगा? वो जो अल्पसंख्यक हैं, क्या वो अपनी संस्कृति, अपना धर्म बचा पाएँगे? नहीं। आम तौर पर जो होता है कि वो जो बहुसंख्यक हैं, उन्हीं में सम्मिलित हो जाएँगे। तो ऐसे में राज्य क्या करता है, भारत क्या करता है कि सभी जो अल्पसंख्यक हैं, उनको कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना राइट टू रिलिजन में कि आप अपना ऑर्गेनाइज़ेशन बना सकते हैं। देखिए जो आइडिया में फ़र्क है ना हमारे वेस्ट के और भारत के, पश्चिम के और भारत के आइडिया में फ़र्क है, वही धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में फ़र्क है। उससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। है ना? तो आपको पता है कि आपका संविधान कुछ अधिकार भी देता है। तो ना केवल आपके धर्म को सम्मान देते हैं, सुरक्षा देते हैं, बल्कि जो अल्पसंख्यक हैं, उन धर्मों को आप स्पेशल कुछ प्रोविजंस भी देते हैं, कुछ आप उनको अधिकार भी देते हैं। अब इससे अ, आप सोचकर देखें कि अगर धर्म और राज्य में कंप्लीट सेपरेशन भारत में होता यदि, तो ऐसे में क्या आपकी सती प्रथा खत्म हो पाती? क्या ऐसे में ट्रिपल तलाक को लेकर राज्य कुछ कर पाता? क्या ऐसे में आपकी स सबरीमाला वाला जो इश्यू है, क्या वो सब मुद्दे बाहर आ पाते? नहीं, क्योंकि राज्य तो उनमें हस्तक्षेप करता नहीं। तो जो भारत में आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि आपका धर्म निरपेक्ष है,
कि धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं, अपना धर्म नहीं है राज्य का, परंतु बाकी सभी के धर्म को पहचान कर उनको सम्मान देता है और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक हैं, उनको प्रोटेक्शन भी देता है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देता है, उनको कुछ विशेषाधिकार देता है, ताकि जो उनका धर्म है, उनकी संस्कृति है धर्म से जुड़ी हुई, वो लुप्त ना हो जाए। तो भारत में यदि देखें तो कह सकते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द है, वैसे प्रकार की धर्मनिरपेक्षता आपको नहीं दिखती। इसको कह देते हैं कि पंथ निरपेक्षता है। अब देखिए, आप सोच कर देखिए, जो हिंदी में लिख रहे हैं वो तो कह देंगे धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। अंग्रेजी वाले क्या करेंगे? अंग्रेजी में तो एक ही शब्द है। तो इसलिए शब्दों को लेकर परेशान नहीं होना। आप केवल इसको ऐसे समझ लें कि उसी धर्मनिरपेक्षता की, उसी सेक्युलरिज्म की 2 अलग-अलग अवधारणा है। हाँ जी, तो ऐसे में ये है कि जो राज्य है, वो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है और आपने वो टाइम एंड अगेन देखा है कि जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर भी कोई कुरीति है, उसको कौन ठीक कर रहा है? उसको आपका राज्य है, वो उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये आपकी 2 अवधारणा है। एक तो नकारात्मक अवधारणा यानी पश्चिम की, जिसमें चर्च और राज्य के मध्य पूर्ण अलगाव है। दूसरी आपकी भारत की अवधारणा है, जिसमें आपका सर्वधर्म संभव का जो आइडिया है, वो है कि सभी धर्म हैं, एक साथ समान रूप से, सम्मान के साथ राज्य की सुरक्षा में रहेंगे। तो ये केवल 2 आइडियाज़ हैं, इनको लेकर आप देख सकते हैं। पश्चिमी अवधारणा राज्य को धर्म से अलग करना, पारस्परिक बहिष्कार मतलब आपस में एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। धर्म व्यक्ति का एक निजी मामला है। भारत में जब आते हैं तो राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। दूसरे की कीमत पर एक का पक्ष नहीं लेता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। सर्वधर्म संभव की जो अवधारणा है, परिकल्पना है, उसमें विश्वास रखता है। तो ये पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता, ये पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका आपको पृष्ठभूमि दी है, जो मैंने आपको आइडिया दिया कि अलगाव करने की आवश्यकता कहाँ पर आई। और ऐसे आप भारत में भी देखते हैं, जैसे जो आपकी कुछ कहानी किस्से हैं धर्म से जुड़े हुए, उनमें आप देखते हैं कि एक समय पर जब बात करते हैं भगवान परशुराम के अवतरण का, तो उस समय पर क्या बताते हैं? उस समय पर यही था कि अत्यधिक हस्तक्षेप होने के कारण राज्य के मामलों में धर्म का और अत्यधिक हस्तक्षेप होने के कारण वो लोग क्या करते हैं कि एकदम से पहले क्या था भारत में कि जो आपके ब्राह्मण हैं या जो धार्मिक जो आपके पंडित पुरोहित हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। तो उस समय पर कहते हैं कि उस समय पर जो आपके राज्य है या फिर जो आपकी किसी एक पर्टिकुलर राज्य की बात करते हैं, तो उन्हें जो विशेषाधिकार हटा दिए और साथ ही साथ उस पर कर लगा दिया। तो जिसकी वजह से फिर आप देखते हैं कि वो फिर परशुराम, भगवान परशुराम के जन्म को लेकर फिर वो कथा चलती है। तो आप देखें कि अगर भारत में देखें मॉडर्न टाइम्स में अगर हम संवैधानिक रूप से देखें तो ये सबसे सही अप्रोच है, क्योंकि इतने सारे धर्म हैं और अब धीरे-धीरे हो क्या रहा है, जो आपकी पश्चिमी अवधारणा है, पहले तो कहा जाता था कि क्या जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है, वो पश्चिमी अवधारणा की नकल है? ये प्रश्न के रूप में भी आपको दिया है, इसका उत्तर भी है। एक तो हमने देखा कि भारत में पॉसिबल नहीं है, हमने साथ-साथ देखा। साथ ही साथ अब ज़रूर आप कह सकते हैं कि जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है, वो धीरे-धीरे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की नकल कर रहे हैं। कैसे? अब आपने देखा कि भारत में क्या है कि जो आपके मान लीजिए आपके धर्म से जुड़े हुए कोई भी आपके सिंबल है, जैसे टर्बन है यानी पगड़ी है और जो कृपान रखना, जो 5 आपकी अनिवार्य चीज़ें हैं सिख धर्म में, तो उसकी अनुमति देती है भारतीय सरकार और भारतीय संविधान। और जैसे फ़ौज में जाएँ, तो फ़ौज में आइडिया है या फिर किसी भी डिफेंस की जो आपकी फोर्सेस हैं, उसमें आइडिया है कि आप पूर्ण रूप से वहाँ पर एकरूपता हो, यूनिफ़ॉर्मिटी हो और जो बाहरी आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो उसमें पूर्ण रूप से मानते हैं कि हाँ, एकरूपता होनी चाहिए, यूनिफ़ॉर्मिटी होनी चाहिए। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो सिख हैं, वो अपना जो टर्बन है, जो पगड़ी है, क्योंकि वो उनके धर्म का एक क्या कहते हैं कि ना अलग करे जा सकने वाला हिस्सा है, तो वो उनको रखने देते हैं। जो कृपान है वो रख सकते हैं, जो दाढ़ी है वो रख सकते हैं, इत्यादि। पर ऐसा पश्चिम में नहीं था, पर अब आप धीरे-धीरे देख रहे हैं कि वो जो राज्य हैं, वो धीरे-धीरे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे फ्रांस में बुर्खे को लेकर बातचीत, इसी प्रकार से आप देखें कि ब्रिटेन में जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वहाँ पर अलाउ करना
कि आप अपने जो आपके धार्मिक जो भी ये चिन्ह है, उनको आप रख सकते हैं। तो अब आप देखें, एक बात तो ये है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल बिल्कुल नहीं है। उसका उत्तर भी आपको दिया है, पहले मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा जो समाज है वो ही अलग है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ही अलग है, तो हो ही नहीं सकता। और क्योंकि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वो बिल्कुल अलग है, और वो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अलग है। और साथ ही साथ ये जो उनमें अंतर है, अंतर के बिंदु आपके यहाँ पर हैं। और उसके साथ मैंने क्या कहा कि जो अब पश्चिमी आपकी अ, राष्ट्र है, वो धीरे-धीरे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे-जैसे विविधता बढ़ रही है। क्योंकि उन्होंने देखा कि कहीं न कहीं ठीक प्रकार से नियंत्रण करने के लिए और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भारतीय आपका की व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये कुछ अंतर के बिंदु हैं जो हमने देखे अभी डिफरेंसेस, वही अंतर के बिंदु यहाँ पर हैं। अब करना आपको क्या है कि ये अंतर के बिंदु है, इसमें एक आधा उदाहरण आप एक्स्ट्रा जोड़ें तो जोड़ सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी नोट्स भी होंगे। हाँ, तो आपने वहाँ पर भी पढ़ा होगा, वहाँ के भी नोट्स होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग-अलग रखें, एक ही साथ नोट्स रख लें, चाहे वहाँ पर रख लें, चाहे यहाँ पर रख लें। और वहाँ पर रख लें तो ज़्यादा बेहतर है पॉलिटी में, क्योंकि संविधान में आपने ज़्यादा डिटेल में उसको किया होगा। और आपको मैं एक बार प्रश्न दिखा देता हूँ, उस पे आने से पहले। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा कैसे पश्चिमी से अलग है, तो डिफरेंसेस जो आपको पूछे गए हैं। उसके बाद इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, सेम क्वेश्चन 2-3 वर्ष पहले भी पूछा गया। तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, और दोनों क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि किस प्रकार से भारतीय और पश्चिमी जो अवधारणा है, वो अलग-अलग है। दोनों में डिफरेंसेस, दोनों में अंतर पूछे थे। ठीक है? तो ये प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन उसके अलावा हम कुछ 1-2 चीज़ें और देख लेंगे कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है, इसको चुनौतियाँ क्या है? अब धर्मनिरपेक्षता में हमने कहा कि ये तो राष्ट्र के स्तर पर है। राष्ट्र के स्तर पर तो हो गया, अब हमें समाज के स्तर पर देखना है। समाज के स्तर पर यदि आप देखना चाहें, तो कैसे देखेंगे? समाज के स्तर पे जो हमने पीछे सांप्रदायिकता में किया, पीछे जो हमने सांप्रदायिकता में किया, वही करना है। अगर आपको चुनौतियाँ देखनी है तो। लोगों में शिक्षा का प्रसार नहीं है, तर्कसंगतता व्यापक नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि जब भी कोई भी तीव्र परिवर्तन आएगा, तब भी आपकी सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। जब भी तीव्र परिवर्तन आएगा, अब जैसे भारत में कृषि से औद्योगिक समाज में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हुआ। उसकी वजह से क्या है कि जैसे-जैसे ये परिवर्तन हो रहा था, वैसे-वैसे आप उतनी ही तीव्र गति से अपने धर्म से दूर जा रहे हैं, और धर्म से दूर जाएँगे तो उसको लेकर प्रतिक्रिया होगी। तो हमेशा आप बोलते हैं, आप समाजशास्त्र में भी और आपके राजनीति शास्त्र में भी, कि कभी भी आपको एकदम से ड्रास्टिक चेंज जिसे कहते हैं, तीव्र गति से परिवर्तन नहीं करना है। क्योंकि तीव्र गति से परिवर्तन होगा तो जो आपकी सामाजिक व्यवस्था है, वो उसको ठीक से सँभाल नहीं पाती। तो उसके बाद आप देखें कि जो हमारा हमने पीछे बात की थी, पीछे जो बात की थी सांप्रदायिकता में, और जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले कारण हैं, वही चुनौती बन जाएँगे किसकी? धर्मनिरपेक्षता की। तो जो सांप्रदायिकता को बढ़ाएँगे, वही धर्मनिरपेक्षता की चुनौती बन जाएँगे। क्योंकि अंततः यही लोग हैं जो राष्ट्र की नीति निर्माण में सहायक होंगे। यही लोग हैं जिनकी कारण आपकी राष्ट्र की नीतियाँ इत्यादि बदलेंगी। तर्कसंगतता मतलब कि तर्क के आधार पर बात करना, है ना? रूढ़िवादी ना होना। आपको लॉजिक यूज़ करना है, एक जिसे कहते हैं ना लॉजिक यूज़ करना, वो। ठीक है? तो जो वहाँ पर हमने उसके बढ़ावा देने वाले कारक देखे थे, वही यहाँ पर चुनौतियाँ बन जाएँगी। और साथ ही साथ आपका उत्तर के लिए आप देख सकते हैं कि दोनों में जैसे वहाँ पर लिख रखा था, लाइन डालकर, कि धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने वाले कारक या सांप्रदायिकता को दूर करने के या सांप्रदायिकता कम करने वाले कारक, दोनों सेम रहेंगे। दोनों सेम रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है। हमने कहा कि जैसे वहाँ पर कहा कि आपको नागरिक समाज का रोल बढ़ाना है ना? आपकी सरकार को ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि सांप्रदायिकता तो नहीं बढ़ाई जा रही है। ये सारी जितनी भी चीज़ें थी, आपको यहाँ पर भी करना है।
सार्वजनिक उत्सव को बढ़ावा देना, इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक दूसरे की संस्कृति के बारे में आप जानेंगे। देखिए, अच्छा, मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता देता हूँ, चलिए ये प्रश्न आपका ठीक है, जायज़ है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए, क सिंपल है, धर्मनिरपेक्षता की हमने अवधारणा की बात की, उसमें हमने जो पश्चिमी अवधारणा है और जो भारतीय अवधारणा है, उन दोनों को कंपेयर किया। अब जो हमने प्रश्न लिखा, मान लीजिए कि क्या वो उसकी नकल है, तो उसमें हमने क्या देखा कि क्या भारतीय अवधारणा पश्चिमी अवधारणा की नकल है? उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने एक सिंपल सा काम किया कि जो पश्चिमी अवधारणा है, उसको हमने भारतीय समाज में लगाकर देखा और हमें पता है कि वो काम नहीं देगी, क्योंकि भारत में बहुत अधिक विविधता है और जो आपके पश्चिमी समाज है, उससे काफ़ी भिन्न है। उसके बाद हमने इनमें अंतर के बिंदु देखे, उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है जो पूछा गया, और ये मैं कह रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। अलग-अलग तरीके से, पर सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धर्मनिरपेक्षता वाला ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है, जो हमने वो टेबल बनाकर किया है, वो भी कर सकते हैं, पर उससे बेहतर ये होगा कि आप एक पैराग्राफ लें, एक अंतर का बिंदु उठाएँ दोनों में और दोनों के बारे में लिख दें। फिर अगले पैराग्राफ पर आएँ, क्योंकि वो आंसर शीट देखने के मामले में वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अंतर इस प्रकार से यदि हम करते हैं, अगर कोई छोटा अंतर होता, अगर वो क्वेश्चन का केवल एक पार्ट होता ना, तो अच्छा लगता। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन था जिसमें 2-3 स्टेटमेंट होती, 2-3 चीज़ें करनी होती, उसमें से एक का पार्ट होता, तो हम वो अंतर कर लेते, अच्छा लगता। अब यदि हम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में ही जाना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में जाना है, 150 शब्दों में केवल आपको लिखना है, तो 3 या 4 पैराग्राफ बनेंगे, जो आपके मोर देन सफिशिएंट होंगे। उसका उत्तर भी आपके सामने है, समझ आपको आ ही गया है। अच्छा, जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न हमने पहले भी किया था, तो मैंने कहा था ना कि उसको सांप्रदायिकता से भी जोड़कर देख लेंगे। तो अगर सहिष्णुता प्रेम की भावना नहीं होगी, तो सांप्रदायिक दंगे होंगे। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें केवल और केवल एक बहुत ही सकारात्मक जो इमेज है, वो नहीं बनानी। हम इसे बताएँगे, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, कि सहिष्णुता और प्रेम की भावना है, फिर भी कभी-कभी आपको संघर्ष देखने को मिलता है। तो उसमें आप करंट के उदाहरण ले सकते हैं, पुराने उदाहरण ले सकते हैं। आपने पूछा कि एंशिएंट टाइम्स के ट्रैवलर्स का उदाहरण दे सकते हैं, बिल्कुल। आपका ये जो प्रश्न है, वो वहीं से आ रहा है, क्योंकि इसमें आपको प्राचीन समय से लेकर बताना है और आज तक बताना है। तो आपको करना ये होगा कि जब प्राचीन समय की बात करेंगे, आपको पता है इतिहास का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है सामाजिक न्याय का, सामाजिक मुद्दे का। तो आप करेंगे क्या, जब प्राचीन समय की बात करेंगे, तो 1-2 उदाहरण के साथ खत्म कर देंगे और आज के समय पर ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना? क्योंकि ये इतिहास का प्रश्न नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं देने आपको उसको लेकर। देखिए, पॉइंट लें, उसके मेन वर्ड के टाइटल की भी ज़रूरत नहीं है, आप सेम चीज़ लें। आप सेम चीज़ लें, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफरेंस नहीं है, कुछ समानताएँ भी हैं। देखिए, वहाँ पर हमने कहा कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर भी हमने कहा भारतीय अवधारणा में कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो जब आप तुलना कर रहे हैं, हमें अलग-अलग बताना है, प्रश्न ने बोला है, पर साथ ही साथ आप एक बिंदु आप इसका भी बता सकते हैं कि जो समानता का बिंदु है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग-अलग उनने पूछा है, तो जो डिफरेंसेस के पॉइंट हैं या आपके अंतर के बिंदु हैं, वो आप बता देंगे, पर एक आधा पॉइंट आप बता दें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा है, तो इज़राइल पैलेस्टीन का उदाहरण ना दें तो बेहतर है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा है, तो उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही रखें। ठीक। अब देखिए, अगला प्रश्न देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा, वो जो सांप्रदायिकता वाला पार्ट था ना, विभिन्न आयाम का किस कारण से फैलता है, वो यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा दिमाग में। सांप्रदायिकता या तो सत्ता संघर्ष या सापेक्ष वंचन के कारण उत्पन्न होती है। उपयुक्त दृष्टांत देकर पुष्टि कीजिए। सांप्रदायिकता या तो सत्ता संघर्ष या सापेक्ष वंचन के कारण उत्पन्न होती है। अब देखिए, सत्ता संघर्ष किस में आया था हमारा? राजनीतिक में। और सापेक्ष वंचन, यानी आप इसको रिलेटिव डेप्रिवेशन बोलते हैं, लेकिन इसको आप आर्थिक आयाम के रूप में समझ लें। रिलेटिव डेप्रिवेशन। अब ये जरूरी नहीं है, जो सापेक्ष वंचन है, या इसको मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, क्योंकि कई बार आपको अंग्रेजी के शब्द ज्यादा आसान लगेंगे। लेकिन जो सापेक्ष वंचन है, वो पॉलिटिकल पावर का भी हो सकता है।
सापेक्ष वंचन मतलब कि अगर हम तुलना करें कि दूसरे समुदाय से हम आर्थिक विकास के मामले में पीछे हैं या आगे हैं, या दूसरे समुदाय से हम पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक जो आपकी पावर है उसके मामले में आगे या पीछे हैं, तो वो क्या हुआ, पीछे पीछे ही आएगा क्योंकि डेप्रिवेशन की बात है, वंचन की बात है तो पीछे है। अब आप सिंपल सा ये देखिए, आपको ये पता है कि जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, सांप्रदायिकता को प्रभावित करने वाले कारक या किन कारणों से सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है, तो आपको पता है उसमें आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं। तो हमें पता है कि 4-5 वहाँ पर कारण हैं। तो हमें करना क्या होगा, इस प्रश्न ने पूछा है इन दोनों के बारे में। इन दोनों के बारे में पूछा है, तो हम कर क्या सकते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन मिल गया कि सांप्रदायिकता केवल इन दोनों की वजह से नहीं, उसके अन्य भी कारण हो सकते हैं, 1-2 उदाहरण दे दिए। तो अन्य कारण का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। दूसरा आपको पता है कि जो आपकी बॉडी है, बॉडी में आपको इन दोनों के बारे में लिखना है, सत्ता संघर्ष और सापेक्ष वंचन के बारे में। सत्ता संघर्ष के बारे में आप बताएँगे, सत्ता संघर्ष के लिए आप क्या करेंगे? तुष्टीकरण करेंगे। सत्ता संघर्ष के लिए आप क्या करेंगे कि एक दूसरे समुदाय के बारे में भड़काऊ भाषण देंगे, लोगों को भड़काएँगे, उसकी वजह से हो सकता है। तो आप बॉडी तो आसानी से लिख पाएँगे, बॉडी तो हमने डिस्कस की थी, बॉडी में इन दोनों पॉइंट को ही विस्तार से आप बताएँगे। आपके इंट्रोडक्शन में आप अन्य कारकों के बारे में बता सकते हैं कि आपको पता है इन दोनों के अलावा भी तो अन्य कारक हैं। उसके बाद आपका रहा कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपको पता है कि जब इतना नेगेटिव आपने उसमें लिखा है, तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ सुझाव दे देंगे। कुछ ना कुछ सुझाव दे देंगे, जिससे हम सांप्रदायिकता को पर विराम लगा सकते हैं, या जिससे हम सांप्रदायिकता पर रोक लगा सकते हैं। ध्यान रखेंगे सापेक्ष वंचन कि एक समुदाय दूसरे से गरीब है, या एक समुदाय दूसरे की तुलना में उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। क्योंकि आमतौर पर आप माइनॉरिटीज़ में या अल्पसंख्यकों में पाएँगे कि जो आपकी अ, प सत्ता है, सत्ता के मामले में यदि हम देखें, तो वो आपको पीछे मिलेंगे, है ना? सत्ता के मामले में देखें तो उनके पास पॉलिटिकल पावर कम मिलेगी, खास तौर पर लोकतंत्र में। क्यों लोकतंत्र में? क्योंकि बहुसंख्यक जो होंगे वही सरकार आमतौर पर बनाएँगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आर्थिक रूप से रोज़गार से वंचित हो सकते हैं, गरीबी को लेकर हो सकते हैं, गरीबी को लेकर आप सापेक्ष वंचन कह सकते हैं, इत्यादि। आसान प्रश्न है, पर इससे आपको एक आइडिया ये लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उनने इन 2 कारकों पर पूछा, तो वो अन्य किसी कारक पर भी पूछ सकते हैं, है ना? अन्य हमने इतने सारे कारक देखे, अन्य किसी कारक पर भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि हमें इसको फ्लो में रखना है, तो जो अन्य कारक हैं, उनका हम इस्तेमाल कर लें उत्तर में कहीं पर, कि केवल इन दोनों की वजह से थोड़ी हो रहा है, अन्य कारक भी तो हो सकते हैं। उसके बाद इसमें साथ-साथ आप उदाहरण देंगे। हाँ, शिक्षा से वंचन हो सकता है, बिल्कुल ठीक। देखिए आंसर राइटिंग में जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसका मैं एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि उससे बढ़िया और उससे आसान सॉल्यूशन नहीं होगा। उससे बढ़िया और उससे आसान सॉल्यूशन नहीं होगा। उसका सॉल्यूशन है कि आप लिखना स्टार्ट करें रोज़। नहीं लिखा जा रहा, रोज़ लिखना स्टार्ट करें। टारगेट आईएएस पर भेजकर इवैल्यूएट कराएँ। वहाँ से आपको कमेंट मिलेंगे कि क्या दिक्कत रह गई, फिर उसको आप ठीक करें। और इससे आसान और इससे प्रभावी तरीका मेरे ख्याल से कोई दूसरा आंसर राइटिंग का नहीं हो सकता। आंसर राइटिंग का वही तरीका है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसको मैं समझा देता हूँ, लेकिन इसको आप होमवर्क के तौर पर ज़रूर लिख कर देखें। और ये मतलब नहीं है कि मैं जिसको होमवर्क बता रहा हूँ केवल उसको लिखना है। आपके जो अन्य प्रश्न हैं उनको भी आप लिखने का प्रयास करें, क्योंकि अभी डेली ही आपको लिखने हैं। तो बढ़िया है कि पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिख लेंगे, तो उससे एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए क्या चुनौतियाँ हैं? 6 से 7 नंबर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया मार्क्स हैं। 6 से 7 नंबर बहुत बढ़िया हैं। आपके क्वेश्चंस इवैल्यूएट नहीं हुए तो आप एक बार मेल कर दें, वापस में रिमाइंडर मेल कर दें, तो वो कर देंगे। कई बार होता है कि कुछ ना कुछ देखिए, अगर जब हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ना, तो टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ तो चुनौतियाँ उत्पन्न करेगी, कि कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, वो एक जगह नहीं, वो हर जगह है। तो आप एक रिमाइंडर मेल डाल दें। 4-5 आते हैं तो आप थोड़ा-सा और जो कमेंट्स हैं, उन पर ध्यान दें कि किस प्रकार से उन्होंने कमेंट दिए हैं।
ताकि आप समझें, ताकि आपको समझ में आए कि गलती कहाँ पर है। और मैंने पहले भी बताया था कि देखिए नए-नए प्रश्न लिखना एक चीज़ है जो आपको लिखना ही है, बढ़िया बात है। उसके अलावा मैंने कहा था कि हफ्ते में एटलीस्ट एक आधा प्रश्न रिपीट कर दें, कि आपने एक प्रश्न लिखा, उसको भेजा, उसमें आपके मान लीजिए 5 नंबर आए और 5 नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको साथ में मिलेंगे कुछ कमेंट्स कि ये आप कर सकते हैं या ये यहाँ पर गड़बड़ है। वो कमेंट्स देखें, समझें, प्रश्न को फिर से पढ़ें, फिर से समझें। उसके बाद आप उसी उत्तर को लिखकर वापस भेजें। उसी उत्तर को लिखकर आप वापस भेजें, जिससे आपको पता चले कि ये जो आपने कमेंट्स आपको मिले थे, वो आपको समझ में आए भी कि नहीं और वो कमेंट्स आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर पाए भी कि नहीं। तो एक आंसर जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, एक आंसर या 2 आंसर हफ्ते भर में रिपीट कर लें, स्टार्टिंग में एटलीस्ट। बाद में आपको उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी रिपीट करने की, पर स्टार्टिंग में ज़रूर रिपीट कर लें। हाँ जी, कल बिल्कुल टेस्ट होगा आपका। चलिए, तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए क्या चुनौतियाँ हैं? तो धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म की प्रधानता घट रही है। अब उसमें क्या होगा कि अगर हम देखें कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आप कहेंगे कि उदाहरण के लिए आपकी कोई भी सांस्कृतिक प्रथा हो सकती है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं और फिर राज्य कहेगा कि नहीं, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं और दूसरा ये है देखिए एक आपको विरोधाभासी लग रहा होगा प्रश्न क्योंकि अंग्रेजी में होता तो आपको ठीक लगता। आपको अंग्रेजी में होता तो ये प्रश्न ठीक लगता क्योंकि राज्य हस्तक्षेप करेगा, उसकी वजह से आपकी सांस्कृतिक प्रथाएँ जा सकती हैं। दूसरा क्या है क्योंकि और राज्य यदि हस्तक्षेप करेगा तो धर्मनिरपेक्षता नहीं बची। दूसरी बात क्या है आपकी सांस्कृतिक प्रथाएँ इसलिए अ खत्म हो जाएँगी क्योंकि इस धर्मनिरपेक्षता की वजह से आपकी जो शिक्षा है, उसमें आपको वो नहीं मिलेगा। आपकी संस्कृति अपने धर्म के बारे में नहीं जान पाएँगे। आपका जो समाज है, वहाँ पर भी धीरे-धीरे धर्म की प्रधानता घटेगी, समाज भी धर्मनिरपेक्ष होगा, तो हो सकता है आपकी सांस्कृतिक प्रथाएँ वो खत्म हो जाए। तो दोनों तरीके से चैलेंज हो सकता है, पर ध्यान रखेंगे कि इनने पूछा है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कैसे है? पर इसमें आपको उदाहरण जब आप देंगे, तो उदाहरण में आपके राज्य के कार्य भी आ जाएँगे। क्योंकि कई बार राज्य को कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ता है। कोई धार्मिक कुरीति है, उसको रोकने के लिए, लेकिन वो धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण नहीं है। वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। और इनने जो प्रश्न पूछा है, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, क्योंकि जो आपका टॉपिक है सिलेबस में, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही है, क्योंकि हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए धर्मनिरपेक्षता को देखकर कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि अंग्रेजी में होता तो कन्फ्यूजन की बात ही नहीं थी, क्योंकि वो शब्द सेक्युलरिज़्म होता। तो धर्मनिरपेक्षता जब ये कह रहे हैं, तो वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस बात का आप ठीक से ध्यान रखेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात वो कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या मुझे कोई उदाहरण बता सकता है? जल्दी से बताएँ, कोई उदाहरण बता सकता है? नहीं देखिए ये जो लाउड स्पीकर हटाना इत्यादि ये उसमें नहीं आएँगे क्योंकि वो कोई सांस्कृतिक प्रथा नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम की आप बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बाल विवाह, 3 तलाक, बहुत खूब। ठीक है, तो आप लोग एक आइडिया समझ गए। तो कुछ उदाहरण लेकर आप इसी प्रकार से अपने उत्तर को विस्तार से लिख सकते हैं। पर इस क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर अंग्रेज़ी में मैंने नहीं दिया है, जिसको समझने में अगर दिक्कत आ रही हो, देखने में बहुत आसान है प्रश्न, लिखने में भी आसान होगा, लेकिन उसको अच्छे से समझना, ताकि आपका जो आंसर है, वो इनके पूछने के अनुसार ही हो। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, उसी प्रकार का उत्तर हो। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो प्रश्न है, चाहे उसको अंग्रेज़ी में आपको एक बार पढ़ना पड़े, आप ज़रूर पढ़ना। क्योंकि अभी तक आपने सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए चुनौती के रूप में शहरीकरण को पढ़ा, वैश्वीकरण को पढ़ा, अब आप धर्मनिरपेक्षता को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, वो ठीक से समझ में आए। क्योंकि इसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा में राज्य भी उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा आइडिया तो आपको पता ही है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता होगी, तो शिक्षा से धर्म अलग हो गया, शिक्षा और धर्म का अलगाव हो गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि समाज धर्म को उतना महत्व नहीं देगा, जिसकी वजह से आपकी जो सांस्कृतिक प्रथाएँ हैं, वो धीरे-धीरे विलुप्त तो हो सकती हैं। चलिए,
इस क्वेश्चन की वर्ड लिमिट है 150 शब्द। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को ये उदाहरण सहित ये समझ में आ गए होंगे प्रश्न। अब हमारे पास बचे हैं 8-9 मिनट। मैं केवल और केवल आपको एक बेसिक बैकग्राउंड आपका गरीबी का प्रिपेयर कर देता हूँ। इसकी डिस्कशन हम परसों ही करेंगे, सोमवार को। मैं केवल आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि आपको करके क्या आना है। आपको एक होमवर्क करना है गरीबी का। आप जाएँगे अपने अर्थव्यवस्था में। नहीं, कल क्लास नहीं है। क्लास अब आपकी मंडे को होगी, कल संडे है और कल आपका टेस्ट ज़रूर है 12 बजे। टेस्ट ज़रूर है आपका 12 बजे। तो आपको करना क्या है, एक होमवर्क है आपका कि जो आपकी अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ा है गरीबी के बारे में और गरीबी मूल्यांकन को लेकर आपने पढ़ा होगा, गरीबी मापन को लेकर सॉरी आपने पढ़ा होगा, कैसे गरीबी को मेज़र करते हैं, पॉवर्टी को मेज़र करते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में पढ़ लेंगे एक बार। हालाँकि उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ेगी, पर आपको एक पता चलना चाहिए कि किस प्रकार से गरीबी की परिभाषा और उसके मापन का तरीका धीरे-धीरे बदल रहा है। ताकि वो हमें यहाँ पर डिस्कस ना करना पड़े, क्योंकि वो पेपर 1 में प्रश्न नहीं पूछेगा। और एक बात आप दूसरी यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हम गरीबी पर आए तो मैंने क्या कहा था, गरीबी पेपर 1 का भी टॉपिक है और पेपर 2 का भी टॉपिक है। तो हम इसको अच्छे तरीके से कंप्लीटली इसको कवर करेंगे और इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आगे हम सामाजिक न्याय की ओर बढ़ रहे हैं, अब से हम धीरे-धीरे सामाजिक न्याय में चले जाएँगे। तो सामाजिक न्याय की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपके करंट अफेयर्स जो है, आपकी समसामयिकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना समसामयिकी के आप सामाजिक न्याय के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएँगे। इस बात को आप लिख लेना कि बिना करंट अफेयर्स को समझे आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएँगे। जहाँ तक हो सकेगा और जो आपका बेसिक बैकग्राउंड है वो मैं अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे चीजों को रिलेट करना है, पर बिना आपके कष्ट करे, बिना आपकी पढ़ाई करे सामाजिक न्याय के उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये पक्का है। इस बात को आप चाहे लिख लेना, क्योंकि सामाजिक मुद्दे का फिर भी आप करंट अफेयर्स नहीं भी करेंगे तो ठीक है, उदाहरण थोड़ा पुराना लिख देंगे, एक नंबर कम आ जाएगा। पर सामाजिक न्याय के जब आप प्रश्न देखेंगे तो देखकर, जैसे बोलते हैं कि तोते उड़ना, वो भी उड़ जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए आपको सामाजिक न्याय के लिए खास तौर पर आपके समसामयिकी पर ध्यान देना है, करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न सीधे-सीधे वहीं से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है, जब हम सामाजिक न्याय में जा रहे हैं, तो सामाजिक न्याय में हमें जो सरकारी हस्तक्षेप है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। पीछे हमने क्या किया था कि जो हमने 2-3 समुदाय के लिए हमने उनको कवर किया था। गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने आपको बता दी थी, कुछ उदाहरण दे दिए थे, एक आधा लिंक दे दिया था। अब क्या है, अब आपके हर क्षेत्र में, जैसे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, गरीबी की बात करें, भुखमरी की बात करें, हर जगह आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सरकारी हस्तक्षेप है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उन पर कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये कल से सोशल जस्टिस ही स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आपका मॉड्यूल है, ये सोशल जस्टिस का ही है, ये कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस दोनों का है ये। जैसे जब हम बात करते हैं शहरीकरण की, तो शहरीकरण में हमने मुद्दे पढ़े, हमने ये देखा कि किस प्रकार से उनका सुझाव कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, जैसे आप लोग कुछ सरकारी प्रयास लिख रहे थे, किसी ने शायद स्मार्ट सिटी प्रोग्राम भी लिखा था। तो वो जो उसको लेकर स्कीम है, वो शहरीकरण में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम पे ही, कि स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के बारे में बता दें। तो जो आपकी अब गवर्नमेंट स्कीम्स और वो है, वो अब इम्पोर्टेंट हो गई हैं। हालाँकि जो शहरीकरण है वो आपका टॉपिक किसका था? सामाजिक मुद्दे का। पर कभी-कभी यूपीएससी बाउंसर डालता है और आपसे उस प्रकार के प्रश्न पूछता है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने चुनौतियों को और समस्याओं को देखकर चले हैं हम आगे। और हमें जैसे गरीबी में भी आप देखेंगे कि गरीबी की अवधारणा को समझेंगे कि आज के समय में अवधारणा क्या है, फिर हम देखेंगे कि हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, क्या समस्याएँ हैं, और उसी से आपके सीधे निकल के आएँगे सरकारी प्रयास। तो इसलिए जो आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज है, कोशिश करनी है बार-बार यहाँ पर अप्लाई करने की जब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपका प्रश्न नहीं मिला है मुझे, अंबिका, मैं मिलेगा तो मैं आपको दे दूँगा प्रश्न का जवाब।